Now please let me know the screen is visible or not to everyone. Yes please. स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, Am I sir. audible as well? Am I audible as well? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can we start? So I will briefly review the few concepts that I have covered in the earlier classes very quickly. So be focused and let me begin. और कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? पहली की क्लासेस से अभी तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? Okay, so let's start. So this is the heat transfer course. As you aware, heat transfer. Now in the heat transfer, we have first discussed the basic concepts of all modes of heat transfer. Basic concepts. Any problem in the basic concepts? Basic concepts of all mode of heat transfer, like conduction, okay, convection, okay, and radiation. Any problem in all three? Radiation, sorry. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, please. In the basic concepts, any problem to anyone? हाँ बोलो, किसी को है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर जब हम लोग दूध उबालते हैं हाँ। तो दूध तो थोड़ी अगर हम लोग बंद नहीं करते हैं तो सर दूध नीचे से जल क्यों जाता है? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है मिल्क, आप मान लो ये आपका बेसल है और आप उबाल रहे हैं, तो somehow you are supplying the heat. Is it visible what I am writing? यस यहाँ यस पे सर। हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे आपने मिल्क भर दिया। तो थिंक ऑफ एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 आपने क्या किया? सिर्फ आपने दूध बर्तन में लिया है, ठीक है? अब उसे आप गैस चूल्हे पे जाके रख रहे हो, टाइम t इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया आपने? उसको गैस जलाया, फिर उसके बाद में ये हीटअप होना स्टार्ट हुआ। आपको ये जो बर्तन है इसकी कुछ थिकनेस यहाँ पे दिखाई देगी या नहीं देगी? बोलो, यस और नो? So Yes, through sir. heat, through conduction, heat will transfer here. So what is the resistance to heat transfer here? L by K. समझते हो? L by K. Direction perpendicular to the heat transfer. ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। देखो कितना थिकनेस में ट्रैवल कर रहा है हीट। लेट्स से इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है? डेल्टा एक्स मान लेते हैं, ठीक है? एल बाई के थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल की के है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया जो है ये आपको एक लाइन दिख रही है, बट एरिया होती है ना, किसी बर्तन में रखते हो बेटा तो whatever area, circular area or rectangular, तो delta x by k is the resistance due to conduction। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब हम आते हैं, जब यहाँ पे हीट कंडक्शन से इसके लास्ट एंड पे पहुंच गई, सपोज हम सरफेस थोड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं, हम थोड़ा इसे वाइट करके दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये सरफेस है आपकी बॉटम वाली, दिख रही है सबको? ये सॉलिड सरफेस है, यहाँ से आप हीट की सप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा? हीट की सप्लाई क्यू, यू आर सप्लाइंग हीट। नाउ इट विल ट्रेवल दिस डिस्टेंस डेल्टा एक्स एंड देन इट विल रीच टू दिस सरफेस। ये सर ना बोलो। Yes, sir. एंड द रेसिस्टेंस इज डेल्टा एक्स बाई के। नाउ वंस इट रीच एट दिस सरफेस, यहाँ पे क्या है आपका? फ्लूइड है। क्या है बेटा? फ्लूइड है। बोलो है या नहीं है? अब यहाँ पे फ्लूइड कैसा था? स्टैग्नेंट था। कैसा फ्लूइड था? स्टैग्नेंट था इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, था कि नहीं? अब इस स्टैग्नेंट जो, अब यहाँ पे हीट इसके नियर बाई मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जस्ट जो टच में है सरफेस के, बॉटम सरफेस के जो जस्ट टच में लिक्विड की लेयर है, मिल्क की लेयर है, उसे हीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है ड्यू टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि ये सॉलिड जो नीचे बॉटम सरफेस है ये तो मूव कर नहीं रही है। तो इससे जो
मिल्क के मॉलिक्यूल्स के जस्ट लेयर जो होगी, जो एकदम नियर बाई लेयर होगी, वो भी स्टैग्नेंट होगी ड्यू टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन. देयर विल बी नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन, नो स्लिप मींस देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन bottom surface as well as the liquid layers. Here the milk layer. Okay, milk nearby layer. समझ आ गया? तो आप बताओ यहाँ इसकी जस्ट नियर बाई लेयर में जो हीट का फ्लो होगा, तो यहाँ पे ये जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं फ्लूइड के, सबसे पहले हीट किसको मिली? T इज इक्वल टू 0 पे, आप समझ लीजिए आपने ऑन कर दिया तो T 0 प्लस, मतलब 0 से कुछ टाइम बाद इसको ये हीट अप होना चालू हो गया जस्ट नियर बाई लेयर. तो सबसे पहले हीट किसको मिली बताओ? बताओ किसको मिली? जो बॉटम सरफेस के नियर बाई लेयर है उसको सबसे पहले हीट मिली कि नहीं मिली? सबसे पहले हीट मिली. तो हम एक टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं. उसको सबसे पहले हीट मिली नियर बाई लेयर को. हम फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है? हम फर्स्ट लेयर, अगर लिक्विड को एक अज्यूम कर सकते हो ना कि सेवरल लेयर्स से बना हो और हर लेयर में मॉलिक्यूल्स हो, अज्यूम कर सकते हो कि नहीं? अभी हम आपको बता रहे हैं. तो जो फर्स्ट लेयर है, सपोज ये फर्स्ट लेयर थी, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है और ये फोर्थ लेयर. तो फर्स्ट लेयर को जस्ट यहाँ पे तो आपने रखा था, तो T इज इक्वल टू 0. आफ्टर सम टाइम लाइट अप किया आपने और हीट मिलना स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट लेयर को सबसे पहले हीट मिली, ठीक है? अब नाउ हीट विल ट्रेवल टू द नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेयर. अब क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अगर हीट मिली तो फर्स्ट लेयर की टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर का टेम्परेचर क्या कम है. तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सही बात है कि नहीं? तो डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा. ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा? बायंसी फोर्स अपवर्ड की तरफ काम करेगा और जो मॉलिक्यूल्स है, जो हॉट मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. हॉट एयर राइज करती है कि नहीं राइज करती है? बताओ. आप Yes, ऐसे sir. सिंपल सोचो कि आप पानी को गर्म करते हो तो पानी वेपर में कन्वर्ट होती है, तो हॉट वेपर होता है ना, तो वो ऊपर की तरफ राइज करता है कि नहीं करता? तो वैसे ही हॉट लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो गया अगर, तो वो भी राइज करेगा ऊपर. तो वैसे ही ये हॉट जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर राइज करेगी, और जो कोल्ड होगी वो क्या आएगी? नीचे आएगी. ये होगा कि नहीं होगा? तो ये चीजें होती हैं, सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन में होता है. तो इसमें क्या होगा कि हीट जो है, अभी मॉलिक्यूल हीट अप हुआ, लिक्विड मॉलिक्यूल, और ये फिर राइज करेगा. क्यों? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, डेंसिटी ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ पे हीट किया आपने तो इसका डेंसिटी चेंज हुआ और इट विल राइज अप. okay? So once it will rise up and it will transfer heat in this way, this is called the natural convection. I told you, because liquid में जो movement होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते हो फैन ब्लोअर से. तो हमने बताया था ये नेचुरल कन्वेक्शन है. क्या बताया था? नेचुरल कन्वेक्शन. क्योंकि आपका जो फ्लूइड था स्टेशनरी था स्टार्टिंग में, जो मिल्क रखा था आपने, है ना, और कोई डिवाइस आपने नहीं यूज की, केवल और केवल टेम्परेचर चेंज किया है आपने. जस्ट इफ द ओनली कॉज इज टेम्परेचर, देन यू विल फॉर फ्लूइड मूवमेंट इफ ओनली कॉज इज टेम्परेचर डिफरेंस, and due to temperature difference, density difference. Due to density difference, there is beyond buoyancy force, upward force. Okay, just class 12th level physics. So buoyancy force से वो upward move करेगा and then transfer the heat to other molecules as well. So यहाँ पे ये natural convection हुआ. ये बात समझ में आ गई आपको? अब मुझे बताओ सेकेंड लेयर. अच्छा, टोटल टाइम इंटरवल अगर आपका हीटिंग का फिक्स कर लिया, यहाँ से आप हीट कर रहे हो, यहाँ से टोटल टाइम इंटरवल है, तो बताओ सबसे ज्यादा टाइम हीट एक्सपोजर को किसको मिला है? फर्स्ट लेयर को मिला है कि नहीं मिला है? बोलो. फर्स्ट लेयर को तो इतना टाइम मिला. हाँ, यहाँ पे आप गैस अपना क्लोज कर रहे हो, ठीक है. सेकेंड लेयर को इतना टाइम मिल रहा है. बोलो, ठीक है. तो सबसे ज्यादा टाइम ऑफ एक्सपोजर किसको मिला है? फर्स्ट लेयर को. तो फर्स्ट लेयर वो जल नहीं जाएगी, जो आप कहते हो दूध का नीचे जल जाता है. यही तो क्वेश्चन था आपका. हाँ, ड्यू टू लार्ज टाइम एक्सटेंड एक्सपोजर. समझ आया कि नहीं आया? समझ Okay, आया? sir. बोलो, यही तो तुम्हारा क्वेश्चन था बेटा.
यस सर। हाँ तो सार्थक किसने क्वेश्चन पूछा था? सर मैंने पूछा था सर, सार्थक को एक डाउट और था, मैंने कॉल पे उससे डिस्कस किया था। हाँ बताओ। सर सार्थक ने हमसे ये पूछा था, ये क्वेश्चन एक्चुअली सार्थक ने पूछा था, बट सार्थक ने ये पूछा कि सर ये दूध जो होता है ये मतलब ऊपर जब आता है तो ये उबाल लेके क्यों आता है, और पानी जब गर्म होता है तो उबाल लेके गर्म नहीं होता है। क्या? सर ये दूध जो, हाँ 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 बोलो। सार्थक भाई तुम एक्सप्लेन। एक तो ये चीज हो गई कि ये जल क्यों जाता है, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम एक्सपोजर मिलता है फर्स्ट लेयर को, जो जस्ट नियर बाई लेयर है ना। उसको ज्यादा टाइम एक्सपोजर मिलता है हीट का, तो वो इफेक्टिवली वहां पे ज्यादा हीट इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो जल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सर जो दूध होता हम्म, वो सर उबालने पे ऊपर आ जाता है, पानी क्यों ऐसे ऊपर नहीं आता, मतलब फूल के? अच्छा अच्छा, दूध जो उबालने पे ऊपर आ जाता है और पानी क्यों नहीं आता है? ये जो क्वेश्चन है, आप देखो ऊपर चीजें कब आएंगी। जैसे ये लेयर है, मान लो ये अपर लेयर है, ठीक है। अब इस अपर लेयर से ऊपर आने के लिए क्या होगा, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये अपर लेयर है दूध का, और ये पानी का अपर लेयर है। समझ आया? ये ध्यान रखना, ये H2O है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट है। ये परफेक्ट फूड भी कहा जाता है। पता है नहीं पता है? अब बताओ, इस लेयर से इसको क्रॉस करके इसको ऊपर आना है। एक मॉलिक्यूल पे स्टडी करो, एक जनरल मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल ऊपर आने का मतलब यहाँ, ये मॉलिक्यूल क्या यहीं से ऊपर चला जाएगा? बताओ। मॉलिक्यूल जो यहां से चला है, हीट अप हुआ, इसकी डेंसिटी हुई कम, ये राइज किया राइज किया राइज किया, अप टू सरफेस पहुंचा। किस फोर्स की मदद से? बायंसी फोर्स की मदद से। किस फोर्स की मदद से पहुंचा? बायंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स। ठीक है। अब जब इस सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है, सुना है आपने? यस सर। बोलो। So then यस another force will start working, that is called the surface tension. सही है। वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। सुना है कभी? सुना है? यस सर। पर यूनिट लेंथ। तो इट विल राइज 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 एंड रीच एट दिस सरफेस। तो अब ये बताओ, डिफरेंट फ्लूइड का सरफेस टेंशन क्या सेम होगा? सेम होगा, बोलो। नो सर। आर नो नो, डिफरेंट होगा। डिफरेंट फ्लूइड का सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा। अब जब यहाँ पे ये पहुंचा, इसमें अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है? देख लो, इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे बायंसी फोर्स लग रहा है एक। सेकेंड फोर्स कौन सा लग रहा है अपवर्ड? सेकेंड तो कोई अपवर्ड नहीं लग रहा ना। और अब देखो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा? ग्रेविटी। बोलो। और सर क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में ही, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही तो ये पूरा बर्तन रखे हो आप बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड तो चले नहीं गए हो। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रहे हैं। और ये सरफेस पे, अलॉन्ग द सरफेस कौन से फोर्स लग रहे हैं? सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर तो सर कोहेसिव लगेगा यहाँ पे। अब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स की जो आप बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, ये जो सरफेस टेंशन होता है, कोहेसिव का मतलब होता है फोर्स बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे ये लेयर है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगता है, इंटरफेस ऑफ टू सरफेसेस, है ना, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो सब हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो वो जनरल आइडिया है कि कोहेसिव फोर्स हम बोलते हैं, बट इसी कोहेसिव फोर्स को, सरफेस टेंशन क्या है? एक टाइप का कोहेसिव फोर्स है। समझ में आया? वो अलग नहीं है कि कोहेसिव फोर्स इज डिफरेंट,
बिकॉज एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है along a लाइन। समझ में आया? इन Yes. हर एक मॉलिक्यूल सरफेस पे क्या है, टेंशन में है। ठीक है, आप सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्लेन करते हो बेटा? सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने की जगह पे क्या है, ये सरफेस है आपका, तो सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल आप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ये इस पे इधर के मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव, जो बीच में है यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा तो एडहेसिव कोहेसिव दोनों होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे एडहेसिव कोहेसिव दोनों होगा, बट यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। डाउनवर्ड एक्ट करेगा तमाम, इधर साइड में भी इधर भी एक्ट करेगा। अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है जनरली। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सरफेस क्या दिखेगी आपको, ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए बट ये डाउनवर्ड झुकती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं। नीचे का नेट फोर्स किस तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इन सारे फोर्सेस का कंपोनेंट करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो आएगा, बोलो। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर भी है तो इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. इक्वल Yes, एंड sir. अपोजिट है, तो इधर और इधर तो ये गया तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो कोहेसिव फोर्स का ही तो रिजल्ट है, बोलो, है या नहीं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए Yes. सरफेस क्या हो जाती है, टेंशन में हो जाती है। और सरफेस ऐसे ना हो करके टेंशन में हो कैसे, कॉनकेव अप और कॉन्वेक्स डाउन अगर नीचे से देखोगे। बोलो सही है कि नहीं? सही है सर। तो ये कोई अलग से फोर्स नहीं आता है ना, जो आप कहते हो कोहेसिव और ये सब चीजें। अब आप कहे कि इसका सरफेस टेंशन देगा, तो फोर्स का नेचर, अब ये जो इसे ऊपर, अब यहाँ इस सरफेस को तभी क्रॉस कर पाएगा जब जो बायंसी फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स से बहुत बहुत ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तभी तो ये ऊपर नेट अपवर्ड मूवमेंट होता चला जाएगा इसका। समझ में आया? तब जब एकदम ये बायंसी इफेक्ट से सरफेस से निकल जब जाएगा, तब बायंसी फोर्स जब इस जोन को पार कर जाएगा तब क्या होगा, तब ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ने लगेगा। तभी ये जो वेपर बन के ऐसे ऐसे जाती है ना, फिर कंडेंस होके वापस भी आती है। समझ में आता है कि नहीं? यस सर, आ गया। तो ये है बेटा, ये फोर्स बैलेंस। with respect to force balance you can understand. Now I would like to tell you FV, अब FV क्या है? FV is the upward force and FG is the downward force, है ना? along with that there are certain forces acting along the surface tension force per unit length, है या नहीं? Yes, तो sir, due yes. to that nature, तो ये तो अपवर्ड मूवमेंट हो गया। अपवर्ड मूवमेंट को हम बता रहे हैं। अब सरफेस टेंशन, अब ये जो बायंसी फोर्स है ये तो Fg हुआ, और सरफेस जब टेंशन में होती है, देखो ये सरफेस है, इसमें नेट डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। सरफेस टेंशन में है तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी है एंड एक ड्यू टू सरफेस टेंशन आएगा कि नहीं? बोलो यस सर। लगेगा कि नहीं? तो ये जो नेचर है सरफेस टेंशन लिक्विड का और मिल्क का अलग अलग है। समझ में आया? ओके सर, आ गया। हाँ, क्योंकि अब उसमें बायंसी फोर्स, अब वो क्यों नहीं ऊपर जा पाता, लिक्विड में क्यों नहीं ऊपर जा पाता? क्योंकि लिक्विड में बबल आया 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 आया, यहाँ पर आया, वो यहाँ तक ही वो पहुंच सकता है। इससे ऊपर जाने के लिए तो और बायंसी फोर्स चाहिए, तो वो बायंसी फोर्स से मिल नहीं पाता ताकि वो क्रॉस कर सके, क्योंकि डोमिनेट करने लगता है क्या, अदर फोर्सेस, अदर डाउनवर्ड फोर्सेस, मींस ग्रेविटी एंड ऑल दोस थिंग्स। समझ में आया है ना? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? mg होता है। बोलो mg Yes. में m क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी भी आ गई ना, और डेंसिटी भी मिल्क की और वाटर की डिफरेंट है। समझ आ गया? आ गया सर। मोर ओवर ये जो बबल बना है, बबल विल राइज, सो इन बबल विल कोलैप्स आल्सो। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। ये भी क्या है, इनसाइड से जो फोर्स लग रहा है और आउटसाइड से वो जो फोर्स लग रहा है, अगर बैलेंस में है तो बबल विल नॉट कोलैप्स। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, बबल कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आया? तो ये सब फोर्स बैलेंस की मदद से आप समझ सकते हैं। एनी मोर डाउट? एनी मोर डाउट प्लीज? नो सर। So am I able to address your question or not?
यस सर। Okay. यस परफेक्ट। So should I proceed? Let's discuss a brief review, a very brief review. With respect to conduction, what is the Fourier's law we have discussed? Tell me in the general form, in 3 dimensions. Vector q is equal to minus k del t. This del t is the gradient of t. Okay, gradient of t. What is del right here? बोलो, I del x plus Del c del del y y plus del k del z। del राइट। अब एक डायमेंशन में होगा तो एक डायमेंशन का ले लेंगे, 2 डायमेंशन में होगा तो 2 डायमेंशन का ले लेंगे, 3 डायमेंशन में हो तो 3 डायमेंशन का ले लेंगे। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ k? K is the property of the material, will depend on position vector r and temperature field. Temperature field will again dependent on position vector as well as time. तो ये डिपेंडेंसी है, कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ लेट मी टेल यू सम अप्रोक्सीमेशन टू दैट. लीनियर अप्रोक्सीमेशन. इसका फंक्शनल फॉर्म जो होगा वो बहुत ही टिपिकल होगा. तो के को हम कभी कभी क्या लिख देते हैं, कुछ इसका लीनियर डिपेंडेंसी हम दिखा देते हैं. सपोज के इज इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स टी प्लस टेम्परेचर डिपेंडेंसी एंड टाइम डिपेंडेंसी. And let me write first temperature dependency. So K linearly dependent on temperature. So AT plus B, like some structure you will get. Okay, and sometime let's say time dependency. अगर temperature और time दोनों की dependency लेंगे तो ये linear नहीं रह जाएगा. ये बात समझ में आ रही है कि दोनों वेरिएबल हमें लाने पड़ेंगे. ठीक है, एक तरीका हो सकता है AT plus BT कर लो. The linear in T है, means temperature big T, and linear in time. तो some approximation will be given if K is not constant throughout. समझ में आ गया? तो ये चीज बतानी थी. तो जैसा भी होगा वो आप कर लोगे. And second thing what I have explained to you, heat diffusion equation. Heat diffusion equation. What is that बेटा? बोलो. Del डॉट जनरल इक्वेशन के डेल टी. देखो डेरिवेशन में थे कुछ लोग या नहीं थे? प्लस क्यू डॉट इज इक्वल टू रो डेल टी ओवर डेल टी. रो होगा या रोसी होगा? बोलो जल्दी से. रोसी. ठीक है, ये डिराइव किया था. यहाँ पे कुछ दूसरा सिंबल ला होगा, बट दिस इज द हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम. सो वाट पर मीटर. इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे बेटा? इसको एक्सपेंड करके डेल डेल एक्स के डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई के डेल टी ओवर डेल वाई प्लस डेल डेल जेड के डेल टी ओवर डेल जेड plus q dot is equal to rho c del t over del t. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो. लिख सकते हैं. अब अगर k कांस्टेंट हो तो क्या लिख सकते हो बच्चों? k कांस्टेंट हो देन यू कैन टेक इट आउटसाइड. तो क्या हो जाएगा? del 2t over del x स्क्वायर प्लस del 2t over del y स्क्वायर plus del 2t del z square plus q dot is equal to k आउटसाइड लिया है तो k से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, तभी हम del 2t और del x स्क्वायर लिख रहे हैं. अदरवाइज k del 2t और del x स्क्वायर होता तो k से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा. इज इक्वल टू रो सी, यहाँ भी k से डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? del t ओवर. समझ आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट. तो ये क्या लिख सकते हो? लाप्लासियन ऑपरेटर है एक तरह से.
बट अभी छोड़ो उसको, ऐसे लिख लो del 2t ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2t ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2t ओवर del z स्क्वायर प्लस q डॉट बाई के, और एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किए थे, इसे हम 1 अल्फा बोलते हैं, किसको? रो सी बाई के को। तो अल्फा क्या होगा? k बाई रो सी पी, k बाई रो सी एंड del t ओवर del t। तो वेयर अल्फा इज इक्वल टू k बाई रो सी। ये हीट डिफ्यूजन इक्वेशन वी हैव कवर्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका डेरिवेशन हम डिटेल में कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, देख लीजिएगा, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर रिव्यू। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, समझ आ रहा है। ओके, सो लेट मी मूव। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। गिव मी सम टाइम। क्या एक्सप्रेशन आया था बेटा, बताओ? del 2t ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2t ओवर del y स्क्वायर प्लस del 2t ओवर del z स्क्वायर प्लस q डॉट बाई k 1 अल्फा del t ओवर del t। अल्फा इज व्हाट? k बाई, बोलो, रो सी। दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिफ्यूजिविटी। आवाज जा रही है मेरी? बोलो बच्चों। जा रही है सर। आ रही है सर। थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब मुझे बताओ कि अगर हम कुछ कंडीशन ले लें, यहाँ पे k कांस्टेंट है, तभी k से डिवाइड कर पा रहे हो, है ना? ये k दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी k कांस्टेंट लिया। अब अगर स्टेडी स्टेट हो तो क्या हो जाएगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वेरिएबल चेंज नहीं होता, तो ये t भी नहीं चेंज होगा, तो del t ओवर del t जीरो हो जाएगा। जीरो को 1 अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। और अगर वन डायमेंशनल लेते हैं, मान लो x डायरेक्शन में लेते हैं, तो आपका y डायरेक्शन वाला और z डायरेक्शन वाला, और मान लो हीट जनरेशन भी कोई नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? केवल del 2t ओवर del x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो बच्चों। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो प्रोफाइल कैसी आएगी? t लीनियर आएगा कि नहीं? क्यों? एक बार इसे इंटीग्रेट करोगे तो del t और del x मिलेगा, है ना? दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर प्रोफाइल मिलेगा। बताओ, एक बार इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कुछ सम कांस्टेंट आएगा, तो सो del t। अच्छा, एक डायमेंशन पे अब डिपेंड कर रहा है, तो dt और dx लिख सकते हैं, पार्शियल हटा सकते हैं, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो d2t और dx स्क्वायर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। रिवर्स ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसको अगेन इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? t मिल जाएगा। तो t क्या मिलेगा? c1t। c1 को इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, c1x, राइट, है ना, प्लस c2। बताओ, तो t और x के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? लीनियर है। तो जैसे आप ग्राफ बना रहे हो, यहाँ t ले रहे हो, यहाँ x ले रहे हो, तो t और x के बीच रिलेशनशिप विद स्लोप c1 mx प्लस c टाइप है ना ये। So with slope C1 you will get the temperature, but T1 temperature heat will flow from higher to lower. समझ आ रहा है? तो suppose this is T1 temperature and this is T2 temperature, so on straight line graph you will get. समझ आ रहा है? बोलो। सर C1 की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो? क्या? C1 की वैल्यू नेगेटिव, C1 की वैल्यू निगेटिव हो जाए? बेटा निगेटिव ही होती है इसमें, सॉरी सर, निगेटिव ही होगी। निगेटिव ही तो स्लोप है बेटा इसका। सर पॉजिटिव हो जाए तो? हाँ बताओ पॉजिटिव। हम ये डायरेक्शन में ले रहे हैं फ्लो, हीट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो T1 T2
बोलो, हीट का फ्लो ले रहे हैं तो T1 इज ग्रेटर देन T2, बोलो यस और नो। यस अब सर। रख दो, देख लो क्या होता है पहले, देखो तो T1 पहले फर्स्ट इंड पे रखे तो C1 x क्या है, 0 है, बोलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस C2, बोलो तो C2 क्या आ गया, T1 आ गया, हाँ तो C2 T1 आ गया तो T इज इक्वल टू C1 x प्लस T1 आ गया, बोलो यस सर। ये आ गया। अब रख दो आप वैल्यू, क्या रख दो, सेकेंड इंड पे आओ तो x इज इक्वल टू सम x रख दो, x ही रख देते हैं तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, t है, क्या है T2 है, t इज इक्वल टू T2, तो T2 इज इक्वल टू C1x प्लस C2 क्या आया था बेटा, T1 आया था। तो अब बताओ सर। यहाँ से C1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, T2 T2 माइनस T1 बाई x आएगा, बोलो यस T2 सर। माइनस T1 बाई x। अब बताओ T2 क्या है, छोटा है, T1 क्या है, बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। x क्या हम पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाला ले रहे हैं, बोलो 0 टू x जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है या नहीं है, बोलो कोई एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, नेगेटिव चले जाओ तो यहाँ पे 0 टू, तो नेगेटिव जाओगे, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तुम, x ले रहे हो तो t किस डायरेक्शन में जाएगा, वो भी यहाँ से इधर से लिमिट भी फिर रखी जाएगी, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करोगे तो इधर से ही तो लिमिट रखी जाएगी। तो इस तरह से बताओ, अब x पॉजिटिव है और T2 माइनस T1 निगेटिव है तो C1 की वैल्यू दिस इज फॉर श्योर क्या आएगी, नेगेटिव। एनी कंफ्यूजन, बिकॉज हीट मस्ट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, समझ आ गया, बोलो यस और नो। एनी कंफ्यूजन, अब हम आगे बढ़ सकते बेटा, जी सर। अब हम वन डायमेंशन में लेते हैं स्टेडी स्टेट, आई एम वेरी सॉरी, highlighter is moving, yes, so one dimension, so steady state लेंगे, वन डायमेंशन लेंगे, सपोज x में हीट फ्लो की स्टडी करेंगे। हमने कुछ केसेस देखे थे, एक बताया था मैंने प्लेन वॉल, दूसरा क्या बताया था बेटा, सिलेंडर बताया था, तीसरा क्या बताया था, स्फीयर। मैंने बताया था कि इन सब में जो हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर, or sigma r in case of series of plane wall, series of cylinders, series of sphere. Okay, now this r in the case of plane wall, what is that, delta x is the thickness if क्या था बेटा, L by K, so delta x L की जगह पे हो गया K A। Now in the cylinder wall है तो wall है तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया यही है, यही सेम रहती है हीट फ्लो के लिए, परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो। सिलेंडर है अगर तो बेटा क्या होगा, अगर इनसाइड टू आउटसाइड फ्लो हो रही है तो इसमें देखोगे ये एरिया चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ हीट चेंज हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सिलेंडर ले रहे हैं तो सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं तो क्या होगा, आर आई अगर हम ये ले लें इनर और आर ओ आउटर ले लें तो थिकनेस इसकी क्या हो जाएगी, जिस लाइक इस वाल की थिकनेस डेल्टा एक्स थी, सो आर ओ माइनस आर आई, के के जगह पे तो के ही रहेगा वाल का, और ए की जगह पे हमने क्या बताया था, लॉगरिथमिक मीन बताया था कि नहीं, बोलो बोलो यस और नो। स्फेयर के रेस्पेक्ट में आप जाओगे तो मैंने क्या बताया था, थिकनेस स्फेयर का मतलब इनसाइड ये है आर आई और ये आर ओ है, तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, आर ओ माइनस आर आई हो जाएगी कि नहीं।
के जगह पे के ही रहेगा, ए की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे एजीएम, ज्योमेट्रिक मीन। बताया था मैंने कि नहीं बताया था, बताओ ईमानदारी से। अब आप कहोगे सर इसके बाद मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, वेयर इट इज वर्थ मेंशन हियर, it will be worth to mention here that what is ALM. What is ALM बेटा? ALM AO एरिया आउटसाइड एरिया, या A2 कह दो, A1 A2 भी समटाइम कहते हैं इनसाइड आउटसाइड एरिया को। AO माइनस AI LN AOY AI, बोलो यही था ना, बोलो तो यही था ALM। एंड व्हाट इज AGM मींस ज्योमेट्रिक मीन। अब आप एक बात कहोगे कि सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, A1 A2 की या AO आउटसाइड एरिया इनसाइड एरिया, AI AO होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमने लॉगरिथमिक मीन ले लिया, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ A है। अरे भाई मैं यहाँ पे भी मीन कर दूंगा, चलो इसकी एरिया सेम है, A1 A2 बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 A2 दोनों सेम है, लेट से A, तो 2A/2 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? दिस इज लाइक अर्थमेटिक मीन, बोलो यस सर। yes or no, am I correct? So this A is like arithmetic mean and this ALM is like logarithmic mean and this is like ism. Am I correct? ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी थी, तो ये बात बेटा समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो क्या की थी, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब मैंने कह दिया कुछ भी नहीं याद करना तो कुछ भी नहीं याद करना, देखिए कैसे हम समझाते हैं। अब हमने फिर क्या डिस्कस किया था बेटा, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। नाउ व्हाट इज दैट, मैंने बताया था हीट इज फ्लो, सपोज ये आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, अब इस पे आप थिकनेस लगा रहे हो ऐसे ऐसे पूरे उसमें, ठीक है। तो ये RI था और ये RO था। नाउ योर अब इंसुलेशन थिकनेस, इंसुलेशन थिकनेस बढ़ाने का मतलब है ये और RO बढ़ता चला जाएगा, ये और बढ़ता चला जाएगा, तो RO, so we are taking RO on this side and heat loss on this side. So I told you that this curve will be like that. Now at this position where heat loss will be maximum is called the critical thickness of insulation. Because आप heat loss minimize करना चाहते हो तो क्या क्या होगी, रेडियस जो RO लोगे इंसुलेशन थिकनेस वो क्या हो, इसके बाहर हो, तो इसके बाहर कुछ भी होगा तो क्या होगा, हीट लॉस कम होगा, समझ में आया। और इसके अंदर होगा तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा हीट लॉस, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओके। सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट। अब इसको फाइंड आउट करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था बताओ, Q को पहले R0 का फंक्शन बनाना होगा, एंड वंस इट विल बिकम द फंक्शन ऑफ R0 देन फॉर मैक्सिमा, ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा का है। फॉर मैक्सिमा क्या होगा बेटा, RI तो फिक्स है ना, इनर ये RI, RO ही चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो फॉर मैक्सिमा क्या होगा बेटा, DQ ओवर DR0 शुड बी 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा बोथ। नाउ फॉर मैक्सिमम हीट लॉस क्या होगा, डी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट D2Q ओवर DR0 स्क्वायर लेस देन 0, इट शुड बी और नॉट, बोलो समझ में आ रहा है। हाँ बच्चों समझ में आ रहा है, यस सर, है ना, ये बताया था मैंने कि ये होता है। तो ये चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया, ये चीज चेक करना। अब Q को R0 का फंक्शन कैसे बनाओगे, Q कैसे निकल के आएगा बेटा, ये बताया था मैंने कैसे निकल के आएगा। Q टेम्परेचर डिफरेंस लो, सपोज इनसाइड टेम्परेचर Ti है और आउटसाइड टेम्परेचर T इंफिनिटी ले लेते हैं, लेट्स से T इंफिनिटी या TO कुछ भी ले लो।
टी आई माइनस टी इन्फिनिटी और सिग्मा आर। तो रेसिस्टेंस जो इस वाल में आर ओ माइनस आर सिलिंड्रिकल है, तो क्या होगा बताओ, आर ओ माइनस आर आई, क्या रेसिस्टेंस होगा, के ए एल एम, लॉगरिथमिक मीन होगा कि नहीं होगा बताओ सिलेंडर के केस में। वंस इट विल कम एट दिस प्लेस, देन कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन का, क्योंकि इधर सराउंडिंग फ्लूइड्स है, एयर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से, 1/H ए बताया था, एच ए क्या होगा यहाँ पे, आउटसाइड एरिया क्या होगी, आउटसाइड सरफेस एरिया सिलेंडर की 2πRL होती है, 2πR0L हो जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं, 2πR0L। मैंने कहा कुछ भी नहीं याद करना है, जो रेसिस्टेंस मैंने बताया था वही रेसिस्टेंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, बट अब इसे आपको पूरे को किसका फंक्शन बनाना है, यहाँ पे देखो किसका फंक्शन बनाना है, R0 का। बोलो यस और नो, बोलो। यहाँ पे R0 है, यहाँ पे R0 है, ये एरिया R0 RI का फंक्शन होगा, बट अभी इसे लिखना है तभी तो हम कर पाएंगे डिफरेंशिएट इसको। तो कैसे करोगे, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अब हम इंटर कन्वर्जन भी यहाँ सीखने जाते हैं ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े। तो ALM को कैसे, देखो ALM को हम लिख लेते हैं, व्हाट इज ALM, क्या लिखे थे, A0 माइनस AI डिवाइडेड बाई क्या था बच्चों, A0 बाई A0 क्या होगा, सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया 2πR0L माइनस 2πRIL डिवाइडेड बाई LM 2πR0L डिवाइडेड बाई 2πRIL। अब मुझे ये बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर आप अगर देखो सीरियसली तो 2πL कॉमन हो जाएगा ऑन द टॉप, 2πL कॉमन हो गया, और क्या बचा, R0 माइनस RI, R0 माइनस RI डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2πL कट जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी, तो क्या मिल जाएगा, LN R0 बाई RI मिलेगा कि नहीं, बोलो यस सर नो, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें आ गई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यस प्लीज, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये मतलब ALM क्या मिल गया आपको, 2πL R0 माइनस RI डिवाइडेड बाई LN R0 बाई R। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको चाहिए क्या, ये देखो R0 माइनस RI बाई KLM, मतलब आपको रेसिस्टेंस, तो ALM तो पता चल गया, वेयर इज ALM, यस। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सिलेंडर के केस में, वो होता है R0 माइनस RI के ALM लिखो यहाँ से, तो क्या लिख दोगे, 2πL R0 माइनस RI डिवाइडेड बाई LN R0 बाई RI। यहाँ पे R0 RI कैंसिल हो जाएगा, बोलो यस और नो। अब चलो इसे लिख दो, ये पलटा मारेगा तो LN R0 बाई RI डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2πKL, बोलो सही है कि नहीं। तो ये भी क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया सिलेंडर के केस में, बोलो यस और नो। तो फर्दर वी कैन राइट, तो Q जो निकला था अभी R0 RI के फॉर्म में आ गया कि नहीं, RI तो कांस्टेंट है, RO बढ़ता जाता है क्योंकि इंसुलेशन थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे तो RO बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TI ज़्यादा है, T इन्फिनिटी या TO कुछ भी कर सकते हो, और रेजिस्टेंस ड्यू टू सिलेंड्रिकल, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया है तो क्या लिख सकते हो, LN R0 बाई RI 2πKL प्लस 1/HA, ए क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन आउटसाइड सरफेस से हो रहा है तो 2πR0L। अब ये बताओ, दिस इज RI तो कांस्टेंट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, R0 है कि नहीं, TI T0 का T इन्फिनिटी, ये फ्लूइड टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर ये कांस्टेंट, TI इनसाइड टेम्परेचर है वो कांस्टेंट,
RI कांस्टेंट, K कांस्टेंट, सिलेंडर की लेंथ कांस्टेंट, पाई यूनिवर्सल कांस्टेंट, 2 यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना, H कांस्टेंट फॉर गिवन फ्लैट। तो क्या बचा, ये R नॉट का फंक्शन हुआ कि नहीं। अब आप आसानी से डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो once you do that, then you will get what is the value of RO here, K by H। बोलो लास्ट टाइम मैंने किया था या नहीं किया था इसको, बोलो। हाँ बच्चों, समझ आ रहा है। And in case of sphere, similarly if you do, what you will get, R naught is equal to 2K by S, ट्वाइस हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो RO critical here and here. So up to this point I have discussed, and then we have moved to things. Overall heat transfer coefficient. सुनाई दे रहा है बच्चों, आवाज जा रही है। Yes, Yes, sir. sir. Okay, so overall heat transfer coefficient. Then I told you about overall heat transfer coefficient, कुछ भी नहीं है, overall heat transfer coefficient। इसमें हम बहुत ही क्विकली आपको बता रहे हैं। तो दो केसेस हम लेंगे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मींस Q if you calculate, then overall temperature difference you will take here, and corresponding coefficient is called the overall heat transfer coefficient. Area will be there, of course. So this is a very similar, like U is equal to HA delta T, Newton's law of cooling. There H is called heat transfer coefficient. Now very similar structure, if I take delta T overall, here we have taken the delta T not overall but local delta T. Here overall delta T, so we call it overall heat transfer coefficient. Now using this concept, I will take two cases. Case 1. Now what is the significance of this overall heat transfer coefficient? When you want to transfer the heat between two fluids, let's say this is fluid 1 and here is fluid 2, and you want to transfer heat between these two via some intervening medium, solid medium. Now this solid medium, so heat will travel from fluid to this solid wall through convection, then within the solid wall through convection, then outside solid wall to the fluid through convection. Now, so several resistance, conduction and convection resistances it will travel. Now this intervening medium will be of two types. One is plane wall and second is cylindrical wall. Cylindrical wall, how? Plane wall you understand, जैसे ही ये प्लेन वॉल है, इधर हॉट फ्लूइड है और इधर कोल्ड फ्लूइड है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड वाया दिस सॉलिड वॉल. नाउ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, अगर एक ही होता तो ओवरऑल टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं. ओवरऑल टेम्परेचर एंड लोकल टेम्परेचर डिफरेंस बोथ आर सेम. So different medium it is traveling. So we take the overall temperature difference, means temperature at here, outside and at here. Inside आप जाके नहीं मेजर कर सकते हो उसके, इसलिए जो आउटसाइड दिख रहा है वहीं आप मेजर करोगे. So measurable temperatures are these two temperatures, and we have to take into account these two temperatures. But these two temperatures are at the ends, so overall temperature, these are the overall temperature difference if you take the difference of these two. Now this cylindrical wall could be, suppose there is a pipe, suppose hot fluid is going in, means higher temperature, there is another pipe surrounding this pipe, cold fluid is going, so hot fluid to cold fluid, so heat is transferring through cylindrical surface. Okay, cylindrical surface. So there are two cases, so in both cases we are going to get the overall heat transfer coefficient. So let's discuss. Now in one case you see
the area of heat transfer like in plane wall is the same. Second case, you see, heat is transferred from this to this side. Now area of heat transfer, that is 2 pi RL. R is changing from Ri to Ro. So surface area will be changing. Here surface area will be changing, right? So here is the surface area changing case. Same is the case with the sphere, surface area changing. And here surface area constant. Now let us move towards. Now so let's take the plane wall. So I will use the concept of resistance. So let's take the plane wall. Now this is the plane wall. So temperature, let's say either fluid 1 है और इस साइड में fluid 2 है. Now the temperature, let's say T1 temperature, and then it will go to this temperature, because down temperature होना चाहिए तभी heat flow होगा. तो T2. Let's say this is the wall तो TW1, and this is the another side of the wall, so TW2, and then heat will transfer through conduction in this. Then again in the fluid 2, heat will transfer, some gradient would be there, temperature gradient. That's, let's say T2 we are taking, and here we are taking T1. So this T1 T2, okay, so then it will be constant. Fluid far, the fluid stream far from the wall will have the uniform temperature T2. Now the gradient only exists over thin layer nearby this solid wall. That layer is called the film. This is called the fluid film or liquid film. This could be gaseous film. So liquid film, within the liquid film you will get the temperature gradient. Okay. So heat transfer will take place. Within this film, this is the film, here temperature gradient exists. Otherwise, everywhere same. So this is the part. Now I will write the Q. What is the Q? Delta T overall. Overall means T1 at this, T2 is this point, T1 at this point. So T1 minus T2 divided by रेसिस्टेंसेस. तो पहले फ्लूइड से वाल्व फर्स्ट तक पहुंचेगा, तो क्या होगा इसका जो होगा, इस वाल्व की अगर हम थिकनेस मान लें L है, स्मॉल L है, या कुछ भी मान सकते हो, सिंबल डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. सो L मान लेते हैं. तो लेंथ है, तो पहले कहाँ फ्लूइड में ट्रेवल करेगा, इस साइड का हॉट फ्लूइड का अगर हम H1 मान लें, इधर हम H2 मान लें, तो अब बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो. ये तो हर जगह सेम है. तो पहले कन्वेक्शन रेसिस्टेंस होगा, इससे इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है. तो पहले फ्लूइड 1 टू वॉल सरफेस 1 तक आएगा. तो क्या होगा जल्दी बताओ, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर 1/HA होगा, बट यहाँ पे H क्या है, H1 है, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर रेशन. देन कंडक्शन इन द वॉल प्रवेश करेगा, तो क्या होगा L/K A. K is here, wall का conductivity KW लिख दे रहे हैं, so that you can understand very easily. A will be same plus. यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम सिलेंडर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ लॉगरिथमिक मीन आएगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी, बोलो. Yes, sir. यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1/. अच्छा, जब हम सिलेंडर पे जाएंगे यहाँ पे A सेम है, यहाँ पे लॉगरिथमिक मीन आ जाएगा. यहाँ पे A क्या आएगा, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, तो ए आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यस और नो. और यहाँ पे ए ओ आएगा कि नहीं, आउटसाइड एरिया, बोलो आएगा. सिलेंडर के केस में यहाँ पे सारा ए कांस्टेंट है, क्योंकि ये केस किसका है, प्लेन वॉल का. समझ में आ रहा है. देखो H2 ए सेम है. अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, Q ये ओवरऑल है, ये डेल्टा टी क्या है, ओवरऑल है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी ओवरऑल है. तो इसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, यूए होगा. बोलो, क्योंकि हम यूए डेल्टा टी ओवरऑल लिखते थे ना, बोलो सही बात है कि नहीं. तो ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा. आप बताओ, तो यूए क्या है यहाँ पे 1/HIA प्लस L/KWA प्लस 1/H2. 1/UA क्या हो जाएगा, 1/UA क्या हो जाएगा, UA is this much, so 1/UA is 1/H1A
प्लस एल अपान के डब्ल्यू ए प्लस 1 अपान एच टू ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ। हाँ, I have discussed it previously, okay? तो क्या हो जाएगा, यू ए क्या हो जाएगा पहले ये बताओ। यू ए डेल्टा टी था, डेल्टा टी को छोड़ दो तो 1 अपान क्या हो, जितना टर्म लिखा हुआ था वो सब आ जाएगा, 1 अपान एच वन ए प्लस एल अपान के डब्ल्यू ए प्लस 1 अपान एच टू ए हो जाएगा। तो 1 अपान यू ए क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से। 1 अपान एच वन ए प्लस एल अपान ए डब्ल्यू ए, बोलो हो जाएगा, प्लस 1 अपान एच टू ए। नाउ यहाँ से यू फाइंड आउट कर सकते हो, ए से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 1 अपान एच वन बचेगा, यहाँ से एल अपान के डब्ल्यू बचेगा और यहाँ पे 1 अपान यू ए पता चल गया, समझ आ गया। तो ये चीज है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एच वन प्लस एल अपान के डब्ल्यू, ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे थ्रू आउट इक्वेशन में, एल अपान के डब्ल्यू प्लस 1 अपान ये एच टू है। समझ में आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब हम यहीं से एक तीर से कई शिकार करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ बड़ी ईमानदारी से कि अगर यही सिलेंड्रिकल होता तो हम क्या कर देते, बताओ। यूए क्या लिखते सिलेंडर के केस में, बोलो बच्चों, मैं बता रहा हूं कैसे लिखते। देखो यूए लिखते, अभी मैंने बताया था जब उसको एक्सप्लेन कर रहा था, यूए क्या होगा, 1 अपान होगा एच, 1 लेंगे हम इनसाइड सिलेंडर के, तो एच वन ए आई होगा ना, अंदर है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर तो ए आई होगा ना, सिलेंडर के केस में ए आई टू ए ओ चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है। इनसाइड फ्लूइड, सिलेंड्रिकल पाइप में इनसाइड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ए आई इनसाइड एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ, ओके। 1 अपान यू ए हम लिख रहे हैं, तो दिस इज 1 अपान एच वन ए आई, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों बताओ, प्लस एल के जगह पे क्या होगा, आर नॉट माइनस आर आई, और क्या होगा के डब्ल्यू ही लेंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल वाल है, तो उसका हम ये ले लिए। ए के जगह पे क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक मीन। समझ में आया, सिलेंड्रिकल वाल से दो फ्लूइड को सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1 अपान, जल्दी बोलो, H2 H2 और AO होगा, बोलो सही है ना। अब यहाँ पे UA हम जो लिखे हुए हैं बेटा, दिस UA इज द फॉर सिलेंडर, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, U फाइंड आउट करना हो तो क्या फाइंड करेंगे, A से डिवाइड करेंगे, बट किस A से डिवाइड करोगे, A चेंजिंग फ्रॉम AI टू AO। तो एक बार आप AI यहाँ पे लिख सकते हो, AI भी ले सकते हो, और मतलब Q इज इक्वल टू, देखो हीट ट्रांसफर तो सेम होगा, सीरीज में है, UAI डेल्टा T ओवरऑल, और तो UI जो होगा वो I बेस्ड हो जाएगा क्योंकि डेल्टा T टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सेम, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम एज वेल एज हीट फ्लो इज सेम, सो all UA will be same, so UI AI का प्रोडक्ट UO AO का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तभी तो Q सेम होगा डेल्टा T ओवरऑल। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको UI लिख सकते हो क्योंकि डेल्टा T तो ये सेम था उसी में, तो UAI लिखोगे, AI लिखोगे तो ये सेम सेट आ जाएगा। अब किससे डिवाइड करोगे, AI से। UO लिखोगे तो किससे डिवाइड करोगे, अब देखिए समझने वाली बात है, 1 अपान UA क्या लिख दो, 1 अपान UA क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 1 अपान HI प्लस आर नॉट माइनस आर आई के डब्ल्यू ALM प्लस 1 अपान H2AO। अब हम AI ले रहे हैं, UI ले रहे हैं, तो ये जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, अगर हम AI ले रहे हैं तो दिस विल बी बेस्ड ऑन इंटरनल एरिया, इनसाइड एरिया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बेस्ड ऑन इनसाइड एरिया,
and this is the overall heat transfer coefficient based on outside area. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे ए आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/UI क्या हो जाएगा, ए आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे 1/HI प्लस ए आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आई आर नॉट माइनस आर आई AW ALM प्लस 1/S2NR। फर्दर ALM को अगर आप और लिख लो करेक्टली तो AO माइनस AI LM AO बाई AI, वहां से और सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीजें हो गई ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। सिमिलरली यू कैन राइट, सॉरी यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, AI से, तो AI से AI कट गया तो ये आ गया। यहाँ पे AI से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी AI होगा। समझ आ गया? अब हम आउटसाइड पे लिखेंगे तो UO लिखेंगे तो AO से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो AO से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करो। AO से करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, बोलो? AO से करोगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, AI से किया तो ये आ गया UI बेस्ड ऑन दिस। अगर हम AO से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/AO HI AI प्लस AO से मल्टीप्लाई कर रहे हो आर नॉट माइनस आर आई डिवाइडेड बाई KW ALM प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, AO से। यहाँ पे AO से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 1/S2। बोलो सही बात है कि नहीं? तो दिस इज द ओवरऑल। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा मैं बता रहा हूँ। अब आपने फाइंड आउट कर लिया क्या, Q is equal to UA delta T. Now you will get 1/U find out हो जाएगा, A you will put and delta T you will get the heat flow rate. Okay, so this U कब यूज किया जाता है, जब इंटरवेनिंग मीडियम सॉलिड हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो चाहे वो इंटरवेनिंग मीडियम सॉलिड वाल हो, तो वहां पे यूज किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लो। समझ में आ गया बेटा? हेलो, हाँ बच्चों, अभय चौहान, यस सर। समझ आ गया बेटा? अक्षरा गुप्ता, समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने ये कवर किया हुआ था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कैसे, कुछ भी नहीं रटना है, देख रहे हो, हम कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ सब कॉन्सेप्ट से हो रहा है। अच्छा, अब देखो हमने फिर बात की थी फिन की। फिन आर द एक्सटेंडेड सरफेस। इस एक्सटेंडेड सरफेस में हमने उस लास्ट लेक्चर में जो बात किया था, अगर हम देखें तो क्या बात किया था, गवर्निंग इक्वेशन वी हैव कवर्ड आई थिंक। बोलो क्या कवर हो चुका था लास्ट क्लास में? कितने लोग थे, बोलो बोलो, लास्ट क्लास में कितने लोग थे बच्चों? कोई था लास्ट क्लास का? यस सर। हाँ बेटा, कवर किया था ना मैंने फिन की इक्वेशन। फिन्स आर द एक्सटेंडेड सरफेस। The extended surface, suppose this is the base, base we are taking, this is the base, ऐसे इस बेस पे हम अटैच करने वाले हैं फिन सरफेस। एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ाएंगे हम लोग। वेरिएबल एरिया की फिन लगा दे रहे हैं इसमें, ये वेरिएबल एरिया है। कांस्टेंट एरिया होगी तो हम कांस्टेंट ले लेंगे, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस वेरिएबल एरिया। इसका स्मॉल सेगमेंट ले लो, ये पिन है, एक्सटेंडेड सरफेस इज कॉल्ड द पिन। इसको हम एनलार्ज कर देने हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ले आए यहाँ पे, तो यहाँ से इधर कंडक्शन से QX आ जाएगी हीट, एंड इधर QX प्लस TX निकलेगी, और इधर आउटसाइड क्या है, एयर है। तो सॉलिड टू फ्लूइड किससे होता है, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होता है। तो लेट्स से DQ कन्वेक्शन। सो दिस इज, और ये आपको ये जो एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। तो इधर किससे हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है, DQ कन्वेक्शन। इधर D इधर Q,
एट एक्स कंडक्शन, एंड देन इधर से जो हीट निकल रही है क्यू एक्स प्लस डी एक्स से, लेट से through conduction again. So, and this thickness I have taken dx. Now apply energy balance. So I told you that what is the heat in qx in हो रहा है at the x in is equal to qx plus dx plus dq convection out. ये out हो रही है heat और ये out हो रही है heat via convection, so dq convection. Now value of qx minus k AC area of cross section to represent this cross section area. So AC kc dt over dx is equal to, यहाँ पे qx plus dx as per Taylor series qx plus dqx over dx we can write it, and कन्वेक्शन में क्या लिख सकते हैं h, एंड यहाँ कन्वेक्शन में बी केयरफुल, यहाँ पे जो आएगी ये आउटर जो एरिया है सरफेस एरिया जो है वो आएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आएगी, सरफेस एरिया जो राउंड वे में है, तो डी ए एस सरफेस एरिया, एंड टी टेम्परेचर एट एनी सेक्शन है हम मान लें यहाँ पे, एंड आउटसाइड टेम्परेचर हमें चाहिए कन्वेक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, मान लेट से टी इन्फिनिटी। समझ आ गया, ये थी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन की qx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बोलो qx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों, बोलो जल्दी से, qx की जगह पे क्या रख सकते हैं एट x इस पोजीशन पे, माइनस के क्रॉस सेक्शनल एरिया AC एट एनी सेक्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड dt और dx, ये रखोगे होल इक्वेशन में तो हमें कौन सी इक्वेशन मिली थी जरा बताओ, we got d2t over dx square plus 1 upon AC dac over dx dt over dx minus 1 upon AC h by k das over dx t minus t infinity is equal to 0. So this is the very general equation for variable area we have derived. Now this is the differential equation second order. We need two boundary conditions. So let's discuss the first boundary condition. Now first boundary condition, you just focus on, suppose this is the base, okay, on which you have attached the fin of variable area, let's say, okay, so at temperature at the base itself, that is the one boundary condition, that is fixed. But at the tip, this is called the tip, and this is called the, this is fin, okay, this is fin, so this is called the tip of the fin, and this is called the base of the fin, two end, base of the fin. So boundary condition at this, let's say temperature that you will take, so at the base, temperature at the base, let's say TB. So this is fixed, but at the tip, there are 4 cases. I told you there are 4 cases. How many cases? 4 cases. 4 boundary condition for the fins. The first boundary condition, I told you that convective tip है, अगर convective tip हो सकती है. सेकेंड जो बताया था मैंने, टेम्परेचर अगर प्रेस्क्राइब्ड है एट द टिप, ओके, तो टेम्परेचर प्रेस्क्राइब्ड. थर्ड हो सकता है वेरी लॉन्ग फिन, okay. And one more condition is that fin tip is adiabatic. Adiabatic means टेम्परेचर ग्रेडियंट वहाँ पे नहीं होगा, तभी तो हीट फ्लो नहीं हो रहा. तो dt और dx, और हमने बताया था t माइनस t इन्फिनिटी को हम
थीटा लिखेंगे, वो तो बाद की बात है, बट हम यहाँ पे भी लिख देते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट dt और dx एट द टिप x इज इक्वल टू l, ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू 0. Very long fin means length is very large, infinity. Convective tips means convection heat transfer will happen at the tip. So this with these four cases we will study. So once you have the boundary condition at the base and at the tip, base is specified, of course that is the base temperature, and at the tip there are four cases. We have convective tip, and what else? Convective tip, and if convective heat loss from the fin tip is negligible, means adiabatic tip, and third case is temperature is prescribed, and fourth case is very long fin. Now mostly question has been asked from very long fin. So this is very important. This will I discuss in the next lecture, coming lecture. Until this point, this is a revision class of the previous classes. Revision. We have revised everything, as well as we have proceed further in the overall heat transfer coefficient. I have discussed more cases. So this is enough for today. And next we meet and we will discuss the heat exchanger along with fin. Because in the heat exchanger we use fins, okay, to increase the heat transfer rate. Okay, so heat transfer and fin we will study together, and after that one lecture for natural and forced convection, and then one lecture will be more than sufficient for the radiation. Okay, we will cover everything, don't worry. Thank you so much. I will stop. You can give your attendance in the Google Classroom up to 3 p.m. तो shall we stop? हाँ, कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बच्चों. कोई प्रॉब्लम?